अभी हम बात करेंगे सीक्वेंसिंग के ऊपर, इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंसिंग के ऊपर। इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंसिंग क्या होती है और इसकी क्या ज़रूरत है। इससे पहले कि हम इस पे बातचीत करें, मैं चाहती हूँ कि आप इस स्लाइड को देखें। इसमें 2 कॉलम्स हैं, दोनों कॉलम्स को देखें और कंपेयर करें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉलम 1 एंड 2। लेट्स सी, इन कॉलम 1 it starts with action words, means teacher is going to introduce action words. उसके बाद teacher is going to introduce verbs as parts of speech. Then there would be examples and non-examples of verbs. इसके बाद forms of verbs पे बात होगी. उसके बाद नामों के ऊपर बात है, and then concept of noun would be introduced, then examples and non-examples of nouns, and at the end teacher is going to talk about bigger picture, that is parts of speech. ये तो हमने बात की कॉलम 1 की। अब नज़र डालते हैं कॉलम 2 के ऊपर। It starts with bigger picture, parts of speech. The second one is verbs as parts of speech. Third one, forms of verbs. इसके बाद examples and non-examples of verbs. फिर बात हो रही है nouns की। इसके बाद टीचर बता रही है उनको कि नाम क्या होते हैं, एंड हाउ नेम्स आर नाउन्स, एंड देन एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स, एंड एट द एंड टीचर इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन वर्ड्स। ये दोनों कॉलम हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। अगर हम कॉलम 1 की बात करें तो हमें स्टार्ट नज़र आ रहा है वर्ब्स से, एक्शन वर्ड्स की बात है, फिर वर्ब्स की बात है, उसकी एग्जाम्पल्स हैं, नॉन एग्जाम्पल्स हैं, और फिर टीचर जो है दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बच्चों को लेकर जा रही है, दैट इज नाउन्स। अगर हम कॉलम 2 की बात करें, सारा कुछ वही है, सिर्फ फर्क कहाँ पर है, सीक्वेंस फर्क हुआ है। अब अगर उस्ताद जो है स्टार्ट कर रहा है बिगर पिक्चर से, देयर इज नो हार्म इन स्टार्टिंग फ्रॉम अ बिगर पिक्चर। दूसरे कॉलम के अंदर बिगर पिक्चर एंड के ऊपर आ रही है, कॉलम 2 के अंदर बिगर पिक्चर स्टार्ट में आ रही है। फिर टीचर बात करता है वर्ब्स के ऊपर और बताता है कि वर्ब्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ स्पीच। उसकी एग्जाम्पल्स हैं, नॉन एग्जाम्पल्स हैं, नाउन्स हैं। अब अगर टीचर इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, एंड के ऊपर आ रहा है एक्शन वर्ड्स। शुरू में आ रहे हैं वर्ब्स, दरमियान में नाउन्स आ गए, एंड के ऊपर आ गए एक्शन वर्ड्स। बच्चों को समझ आ जाएगी, लेकिन हो सकता है कि उनके दिमागों में ये बात आए कि हमने तो स्टार्ट किया था वर्ब से, फिर नाउन्स आ रहे थे, नाउन्स के बाद मे बी कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच आए, क्योंकि टीचर ने स्टार्ट में बताया था, बिगर पिक्चर दी थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो मे बी चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टिंग एडजेक्टिव और समथिंग एल्स। लेकिन जब हम एक्शन वर्ड्स की बात करते हैं, इसका मतलब है कि ये दोबारा हम वर्ब्स के ऊपर जा रहे हैं। सो इट कुड बी हाईली कंफ्यूजिंग। एट टाइम्स वी थिंक that we need to teach parts of speech, we can teach them in any sequence, but sequence should be according to the instructional design, इस तरीके से हो कि उससे लर्निंग जो है वो ज़्यादा मैनेजेबल हो सके। अगर सीक्वेंस आपने ऐसे बनाया है कि जिससे लर्निंग तो मैनेजेबल नहीं हो रही बल्कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस सीक्वेंस को दोबारा देखने की ज़रूरत है। सीक्वेंसिंग है क्या? एग्जाम्पल्स तो हमने देख ली कि ये सीक्वेंस्ड एग्जाम्पल है और ये एक नॉन सीक्वेंस्ड एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि सीक्वेंसिंग है क्या। सो सीक्वेंसिंग में बी डिफाइंड एज आर्ट ऑफ डेवलपिंग लॉजिकल प्लान फॉर इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। जब हम ये कहते हैं कि इट इज़ आर्ट ऑफ डेवलपिंग अ लॉजिकल प्लान फॉर इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, तो फोकस जो है वो हमारा लॉजिकल के ऊपर है। सीक्वेंस तो आप आगे पीछे चीज़ों को कर सकते हैं, जिस तरह से हमने कॉलम 2 के अंदर देखा, वहां पे भी एक सीक्वेंस था कि पहले क्या है, फिर आगे क्या है, फिर आगे क्या है। उसके अंदर जो मिसिंग चीज थी दैट वाज लॉजिकल, कि सीक्वेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो सीक्वेंसिंग मीन्स इट इज अ लॉजिकल प्लान, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सच अ प्लान इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ interlinked steps. The steps are interlinked and they are in progression. They start from simple and they go to complex. So if we start our instruction with complex thing and then we move to something simple,
we will see that sequencing is not a logical sequencing. उसके अंदर लॉजिकल प्लान की कमी है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ अगर हम जाएंगे तो. So sequencing may be defined as art of developing logical plan for instructional activities, and such a plan consists of carefully interrelating steps. कि जब हम steps को interrelate कर रहे हैं तो हमें पता हो कि पहले step के बाद कौन से वाला step आएगा और हमें कौन से step को refer back करने की ज़रूरत है. So sequencing is important. क्यों important है इसके ऊपर अभी बात करते हैं. Sequencing इसलिए important है because it helps us to make our learning more manageable. कैसे learning ज़्यादा manageable हो सकती है, उसकी रीज़न ये है कि जब आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जब आप बच्चे को सिखाने जा रहे हैं, so you need to isolate it into pieces. You cannot teach a complex concept straight away to the children. आपको उसको बिट्स और पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है. इसलिए डिवाइड करना है ताकि जब बच्चे उन बिट्स एंड पार्ट्स को समझ जाएंगे, दे विल बी एबल टू गो टू द बिगर पिक्चर. उनको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. अगर हम उसको बिट्स एंड पार्ट्स में नहीं लेकर चलते तो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ नहीं आएंगी. ये बिल्कुल वैसे ही है अगर हम इसको होम इकोनॉमिक्स के लेसन की एग्जांपल ले. आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल बिकॉज दैट इज़ वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल. हम होम इकोनॉमिक्स की एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने बच्चे को बताना है कि किस तरीके से केक बनाना है. तो केक बनाने के लिए पहला कोई स्टेप होगा कि जिसके अंदर बच्चों को कहा जाएगा कि ये एक रेसिपी है, इसके अकॉर्डिंगली आप इंग्रेडिएंट्स ले लें. जब बच्चा वो इंग्रेडिएंट्स ले लेगा उसके बाद अगला स्टेप आएगा, उसके बाद अगला स्टेप आएगा. तो अगर आपने थर्ड स्टेप बच्चे को पहले बता दिया तो चाइल्ड वुड बी वेरी कंफ्यूज्ड. उसको ये पता ही नहीं होगा कि हमने इस टेम्परेचर के ऊपर बेक करना है तो बेक किस चीज़ को करना है. तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को रेसिपी तो पहले बताई जाए. इसी तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स की एग्जांपल लें तो उसके अंदर भी आपने फॉर एग्जांपल बच्चे को आपने एडिशन सिखानी है, 3 डिजिट एडिशन सिखानी है. अगर आपने उस बच्चे को पहले सिंपल एडिशन नहीं सिखाई, 3 डिजिट एडिशन नहीं सिखा सकते. तो जो सीक्वेंस है उसको आपने इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि आप लॉजिकली बच्चा पहले सिंपल चीज़ों के ऊपर कमांड हासिल करे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाए. दूसरी बात करते हैं कि सीक्वेंसिंग क्यों ज़रूरी है. पहली बात हमने ये की टू मेक लर्निंग मोर मैनेजेबल. द सेकेंड वन इज़ टू रिलेट इंफॉर्मेशन टू द बिगर पिक्चर. अगर हम सीक्वेंस नहीं करेंगे लेसन को तो बच्चे को कभी पता नहीं चलेगा कि अल्टीमेटली उसने क्या सीखना है, टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. उस टर्मिनल ऑब्जेक्टिव तक बच्चा नहीं जा सकता. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जिस तरीके से साइंस के अंदर ग्रेड लेवल 6 में है पैरेलल सीरीज सर्किट्स, 7 में भी पैरेलल सीरीज सर्किट्स हैं, ग्रेड लेवल 8 में भी पढ़ाया जाता है, 9-10 के अंदर फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है. अब जो ये एक कॉन्सेप्ट है बच्चे याद तो कर लेते हैं, प्रैक्टिकली उनको पता नहीं चलता कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, घरों के अंदर कहाँ पर हो रहा है इसका इस्तेमाल. उसकी रीज़न क्या है कि टीचर्स ने उसको एज सच कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया ये देखे बगैर कि उसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होना चाहिए था. सो सीक्वेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन मैनेजिंग लर्निंग एंड इट हेल्प्स इन understanding the bigger picture. It actually provides a schedule for logical progression from simple to complex. Schedule है, schedule का मतलब कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. एक किस्म का आपका जिस तरह से एक्टिविटीज़ का schedule होता है, बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंसिंग हमें एक लर्निंग का schedule फ्राहम करती है. अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस किया कैसे जाए. सो द फर्स्ट स्टेप इन सीक्वेंसिंग इज दैट वी नीड टू सीक्वेंस आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. बीइंग टीचर्स we are supposed to make lesson plans, we are supposed to make unit plans.
तो जब हम यूनिट प्लान्स बनाएं उस वक्त में भी हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को सीक्वेंस करना है, और जब हम लेसन प्लान्स बनाएं तब भी हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को सीक्वेंस करना है। मैं यहाँ पे दोबारा एक चीज़ को रीइंफोर्स करती जाऊँ कि वी शुड नॉट मेक टीचर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स, कि टीचर ने क्या क्या कुछ पढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, दे शुड बी स्टूडेंट ओरिएंटेड, कि बच्चों ने क्या सीखना है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव्स को सीक्वेंस कर लेते हैं तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि पहले हमने क्या चीज़ करवानी है, बच्चों ने किस चीज़ पे मास्टरी हासिल करनी है, और नेक्स्ट में वो क्या करेंगे, और उससे नेक्स्ट में वो क्या करेंगे। Then the second thing that is very important in sequencing, it is teaching prerequisites. Prerequisites का मतलब कोई चीज़ अगर आपने सीखनी है तो उससे पहले आपको क्या आना चाहिए। For example, if we want to teach children essay writing, we need to know if children know how to write a paragraph. Paragraph writing के लिए prerequisite sentence formation है, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए प्री रिक्विजिट वोकेबुलरी है। सो हर चीज के लिए एक प्री रिक्विजिट है। जब भी हम सीक्वेंस करने जा रहे हैं, वी नीड टू नो व्हाट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अ पर्टिकुलर टर्मिनल ऑब्जेक्टिव। तो हमें प्री रिक्विजिट्स बच्चों को पहले सिखाने हैं ताकि उसके ऊपर हम डेवलप कर सकें। द लास्ट वन, इफ पॉसिबल, communicate sequenced objectives to the students to involve them more in the learning process. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को ये बताएं कि हमने क्या क्या कुछ करना है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, हम उनको कैसे बताएंगे कि ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। यकीनन छोटे बच्चों को नहीं बताया जा सकता। उनको ये नहीं हम कह सकते कि बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, यू विल बी एबल टू डू दिस स्टफ। डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि अगर हम बच्चों को बताते हैं, अगर हम बच्चों को अपनी एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट करते हैं, बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर हम बच्चे को कहते ही नहीं हैं कि आपने अपनी नोटबुक्स को बैग में डालना है, बच्चे नहीं डालेंगे। अगर हम उनको कहते ही नहीं हैं कि आप टेक आउट योर डायरीज, वो कभी भी डायरीज नहीं निकालेंगे। तो जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं, जब हम उनको कह रहे होते हैं, एक्चुअली वी कम्युनिकेट आवर एक्सपेक्टेशंस टू देम। अगर हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस उनको बता दी, देन दे विल ट्राई टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। और उसके लिए जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये ही कहें कि बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग। आप उनसे ये कह सकते हैं कि अब आपने ये करना है, इसके बाद हम अगले स्टेप पर जाएंगे। जिस तरीके से बच्चों को कहा जा रहा होता है कि पहले आप एप्पल ड्रॉ करें, स्टार ड्रॉ करें, सर्कल ड्रॉ करें। जब बच्चे कर लेते हैं, फिर कहा जाता है कि आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, अब इसको कलर करें। कलर करने के बाद आपने इसको लेबल करना है, लिखना है कि इसका नाम लिखना है कि दिस इज अ सर्कल। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को इस तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं उनको 2-3 चीज़ें इकट्ठी बता सकते हैं करने के लिए, कि पहले आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है। ख़ास तौर पे जब स्टूडेंट्स को साइंस लेबॉर्ट्री के अंदर लेकर जाया जाता है, तो वहाँ पर बच्चों को कहा जाता है कि पहले आप ये वाला ऑपरेटर सेट करें, इसके बाद ये वाले केमिकल्स डालें, इसके बाद आपने ये कुछ करना है, और एंड के ऊपर आपने अपना वेस्ट जो है, केमिकल वेस्ट जो भी आपका प्रोड्यूस हुआ है, यू आर गोइंग टू डिस्पोज इट ऑफ। तो वो इकट्ठा आप इंस्ट्रक्शंस में दे देते हैं। वो एक्चुअली यू कम्युनिकेट योर ऑब्जेक्टिव्स टू देम। सो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आप डिफरेंट फॉर्म्स में बच्चों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यू डू communicate your objectives so that students also know what are they going to do step by step. So sequencing is important. We have learned that sequencing means organizing instruction in logical steps. तो logical steps के अंदर अगर आप कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन अपनी को
कर रहे हैं, बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इट मीन्स दैट इज़ अ सीक्वेंस्ड इंस्ट्रक्शन। हमने ये भी देखा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों के अंदर हमने बात की कि इट मेक्स लर्निंग मोर मैनेजेबल बाय आइसोलेटिंग नॉलेज इनटू बिट्स। सेकंड थिंग इज दैट इट हेल्प्स टू सी द बिगर पिक्चर। फिर हमने ये देखा कि सीक्वेंसिंग को कैसे किया जा सकता है, हाउ टू सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर 3 स्टेप्स थे कि फर्स्ट इज टीचर नीड्स टू सीक्वेंस ऑब्जेक्टिव्स, second is that we need to teach prerequisites first, and the third one is that we need to communicate objectives to the students. Let's see what are different principles of sequencing. There are 4 basic principles of sequencing. Number 1 is that a teacher needs to start lesson with a simple step. When we say that a teacher needs to start lesson with a simple step, the most important thing is that teacher comes up with at least one example. एक एग्जाम्पल कम अज कम जरूर दे ताकि बच्चों को बताया जा सके, जो भी सिंपल चीज पढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं वो बच्चों को समझ आ सके. Ideally there should be numerous examples, but to start with there should be at least one example. The second principle in sequencing is that a teacher uses concrete examples. Concrete examples से मुराद वो examples जो कि बच्चे देख सके, उनके साथ relate कर सके. For example, this table is a concrete object. This chair is a concrete object. लेकिन अगर हम कहते हैं department chair, so department chair is abstract concept. अगर टीचर चेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, so teacher should not start with that department chair. Teacher should start with concrete examples. So that is another principle of sequencing. Third principle is that teacher needs to add complexity to the lesson. अगर हम सारे का सारा लेसन बहुत आसान चीज़ों के ऊपर डेवलप कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पढ़ाते जा रहे हैं, so it means that lesson is not a sequenced lesson or that instruction is not a sequenced instruction. ये चीज़ जो है लेसन के अंदर भी शामिल है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जब टीचर्स यूनिट प्लान करें, there should be complexity in the unit plan. You may start with very simple thing, but you need to add complexity to the unit. और लेसन के अंदर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. लेसन की जब हम बात करते हैं तो जब आपने स्टार्ट किया अपना लेसन, फर्स्ट 5 मिनट्स शुड बी वेरी सिंपल. मे बी अगले 5 मिनट भी सिंपल हो, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हो तो दैट्स बेटर. आखिरी 10 मिनट जो हैं वो यकीनन पहले वाले 10 मिनट से मुख्तलिफ होने चाहिए. The last principle is that teacher needs to introduce abstractions. Abstractions वो चीज़ें which are not tangible. Abstract thinking is very very important. और बच्चों को उन चीज़ों के मुतालिक पता होना चाहिए जो चीज़ें आपको फिजिकली नज़र नहीं भी आ रही, but children should be able to relate those things. तो यहाँ पर टीचर को लेकर जाना है. So these are 4 principles of abstraction. अब हम इन्हीं 4 प्रिंसिपल्स को एक मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ टीचर इज गोइंग टू टीच ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, टीचर में रिलेट दैट विद रिवर सिस्टम. जिस तरीके से एक मुल्क के अंदर रिवर सिस्टम होता है, उसका क्या काम है? डेफिनेटली उसका काम ये है कि पूरे मुल्क के अंदर पानी पहुंचाए. अब रिवर्स हैं, उससे आगे कैनाल्स निकलती हैं, कैनाल्स के आगे फिर छोटे छोटे नदी नाले निकलते हैं. वो उनका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि दूर दराज के इलाकों तक पानी पहुंचे ताकि वहाँ पर फसलें उगाई जा सकें, वहाँ पर कल्टीवेशन हो सके. सो यू कैन रिलेट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विद रिवर सिस्टम. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिंपल ये है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ नॉट विजिबल. बच्चों ने एक्चुअली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं देखा होगा. आपके पास सीडीज भी हो सकती हैं, आपके पास ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, पर वो सब के सब ओरिजिनल नहीं हैं. उससे आपको एग्जैक्ट फंक्शन समझ नहीं आ सकता. रिवर्स
दे आर कंक्रीट। बच्चों ने रिवर्स देखे भी होंगे, उन्होंने नहरें देखी भी होंगी। तो अगर उस्ताद अपने लेसन को इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा तो बच्चों को बेसिक लेवल के ऊपर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की समझ ज़रूर आ जाएगी। कम से कम ये समझ ज़रूर आ जाएगी कि ये इसका नेटवर्क होता क्या है और इसका पर्पस क्या है। इसके बाद आप जब हम कंक्रीट एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो ये जो चीज़ हमने कही ये कंक्रीट एग्जाम्पल से ही थी, और इसको आप एक्सटेंड करेंगे कंक्रीट एग्जाम्पल को इस तरीके से कि आप बच्चों को और चीज़ों के हवाले से भी समझ आ सके। जो एग्जाम्पल्स और हैं, बिजली की एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, बिजली का नेटवर्क ले लें, टेलीफोन का नेटवर्क ले लें, आप बहुत सारी कंक्रीट एग्जाम्पल्स देंगे। सिर्फ एक एग्जाम्पल बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके ऊपर उनका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डेवलप करने के लिए यू नीड टू कम अप विद सम मोर एग्जाम्पल्स। बच्चों को इनवाइट करें कि दे शुड ऑल्सो कम अप विद देयर ओन एग्जाम्पल्स। इस तरीके से इसमें आप इस लेसन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहे हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्शंस। बच्चों को जब आपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की, आपने उनके नाम बताए डिफरेंट मेन आर्टरीज के, डिफरेंट मेन वेन्स के, कॉम्प्लेक्स कर दिया कंक्रीट एग्जाम्पल से लेके आपने बच्चों को ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की चीज़ें बतानी शुरू की। अब इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शंस क्या हो सकती हैं? बच्चों को आप एब्स्ट्रैक्शंस बताएं कि हार्ट बीट क्या होती है, हाउ व्हाट इज ब्लड प्रेशर, और हाउ हार्ट बीट इज रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ अ पर्सन। जिसकी हार्ट बीट कम होती है उसको क्या डेंजर्स हो सकते हैं, उसके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिस्क्स क्या क्या हो सकते हैं। सो यू एक्चुअली add abstraction at this point. So there are basically 4 principles of sequencing, और इन सारे principles को आपने address करना है whenever you are going to sequence your lesson. अब एक और important सवाल है जो कि usually teachers के जहन में आता है, can we sequence a concept in one lesson? Your answer might be yes. Your answer might be no. देखते हैं रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च कहती है कि सीक्वेंसिंग, टोटल सीक्वेंसिंग टाइम मे बी 10 years। 10 years में आप कौन सा कॉन्सेप्ट समझते हैं? 10 years में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समझे जा सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफिंग का कॉन्सेप्ट, इट टेक्स एटलीस्ट 10 years to understand this concept. So sequencing, the answer to the question that can we sequence our concept in one lesson, answer is yes, answer is no. There are certain concepts which can be sequenced in one lesson. There are concepts which can be sequenced in a week. There are other concepts which can be sequenced in a unit, but there are other concepts which can be sequenced only over the years. जब हम ये वाली बात करते हैं टाइम स्पैन की, तो टाइम स्पैन एक्चुअली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कॉन्सेप्ट। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स है उतनी ज़्यादा उसकी सीक्वेंसिंग डिफ़िकल्ट होगी, उसके ऊपर उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट आसान है उसकी सीक्वेंसिंग आसान होगी और उस पर टाइम उतना ही कम लगेगा। अब हम देखते हैं हायरार्की की, हायरार्की ऑफ स्टूडेंट सक्सेस। प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने बात की, अब हम देखते हैं कि इसमें बच्चे जो है कितना सक्सेसफुली एब्स्ट्रैक्शन के लेवल पर पहुंच सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू हैव अ लुक एट दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच स्टार्ट्स विथ simple concept is introduced through examples, then concrete examples are given, then complexity is added to the lesson, and then abstraction. You may see the direction of arrow. सिंपल से कॉन्क्रीट की तरफ जा रहा है, कॉन्क्रीट से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से एब्स्ट्रैक्शन की तरफ। अब आप राइट साइड के ऊपर देखें, वहां पे लिखा हुआ है इफ स्टूडेंट फेल्स टू लर्न। अगर बच्चा एब्स्ट्रैक्शन पर नहीं जा पा रहा तो फिर आपने क्या करना है? यू माइट सी रीसाइकलिंग मोड। रीसाइकलिंग मोड से मुराद ये है अगर एब्स्ट्रैक्शन पे बच्चा नहीं जा रहा, यू कैन नॉट कम टू स्टेज 3 दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी।
rather you need to come back to concrete examples. आपको अगर बच्चों को abstraction के level पर लेकर जाना है, then you need to ensure that students are able to understand the concept through concrete examples. एक दफ़ा concrete examples से समझ आ गई और बच्चे अगर खुद से concrete examples उसमें शामिल कर सकें, then children can go to abstraction stage. So it is important to understand what are the principles of sequencing, because these principles help us to see a success of students learning. और इससे ये भी पता चलता है कि अगर बच्चे एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर नहीं जा पा रहे तो हमें किस तरीके से अपनी लर्निंग को, अपनी टीचिंग को रिसाइकल करना है. So we have actually understood by now that sequencing is a complex thing and its time span may be over years, and it can be in small lessons. So sequencing has certain principles. These principles are the introduction of simple concept, then concrete examples, and then adding complexity to the lesson, and the last one, taking children to the abstraction. Let's see what are different knowledge forms. They may be simply knowledge may be simply divided into two forms. One is content and the other one is process. जब हम content की बात करते हैं, so it is the information you want your students to learn. On the other hand, processes are the motor and thinking skills you want your students to learn. अभी देखते हैं कि content form कौन कौन सी हो सकती हैं. Content form की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास knowledge आ जाता है, mountains, valleys, plateaus. So ये सब का सब knowledge है. दूसरी तरफ में हम बात करेंगे process की. Carrying out an experiment, doing mathematics sums. So this kind of knowledge is procedural knowledge, और हम ये कहेंगे कि इसके अंदर एक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है. अब हम आगे चलते हैं कंटेंट फॉर्म्स की तरफ कि कंटेंट फॉर्म्स क्या होती हैं. पहले हमने बात की नॉलेज फॉर्म्स की. नॉलेज फॉर्म्स में हमने दो चीज़ें आइडेंटिफाई की, वन इज कंटेंट एंड द अदर वन इज प्रोसेस. और अब कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं. दे आर बेसिकली 3: फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस. अब देखते हैं कि फैक्ट क्या होता है. हम आम तौर पे बात करते हैं कि ये फैक्चुअल नॉलेज है. फॉर एग्जांपल, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद. सो दिस इज अ फैक्ट. व्हेन डिड पाकिस्तान कम इनटू बीइंग? 1947. इट इज अ फैक्चुअल नॉलेज. सो हम जब फैक्चुअल नॉलेज की बात करते हैं तो हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि फैक्चुअल नॉलेज हम कहते किसको हैं, फैक्ट्स होते क्या हैं, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसके क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स हैं. इन पे नज़र डालते हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट अ फैक्ट इज ऑलवेज सिंगुलर इन अकरेंस. द सेकेंड वन इज it occurs or exists in present time. The third one is does not help in predicting other facts, and it is acquired through observation only. इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देखते हैं फैक्ट्स की. ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिस्ट डाउन की हैं. इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. टुडे सनसेट इज 6 PM. देयर आर 5 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान. इनके ऊपर देखते हैं कि देयर आर 5 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान. ये तो अब की बात है. बहुत अरसे तक पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस रहे. उससे पहले 2 प्रोविंसेस थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. फिर हमारे 4 प्रोविंसेस रहे जिसमें हम कहते रहे NWFP है, सिंध है, बलोचिस्तान है, पंजाब है. अब हमारे पास 5 प्रोविंसेस है. सो फैक्ट की जब हम बात करते हैं, इट इज़ टाइम बाउंड. ये आज की हकीकत की बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब है ये टाइम बाउंड है, ये हमेशा के लिए नहीं है. अगर हम कहते हैं देयर आर 5 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान तो ये आज की बात है, प्रेजेंट की बात है. इसी तरीके से टुडे सनसेट इज 6 PM. हम ये नहीं कह सकते कि रोजाना सूरज इस टाइम पर गरूब होता है. फैक्ट इज दैट टुडे सनसेट इज 6 PM. इसी तरीके से इस्लामाबाद की बात की हमने तो एक वक्त में पाकिस्तान का कैपिटल कराची था, आज इस्लामाबाद है, कल कोई और भी हो सकता है. सो फैक्ट इज ऑलवेज टाइम बाउंड. इट अकर्स इन प्रेजेंट.
इट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से देखें, ये डिफरेंट फैक्ट्स हैं, ये 3 जो लिस्ट डाउन हमने किए, ये 3 डिफरेंट फैक्ट्स हैं। एक चीज का अगर हमें पता है, देयर आर 5 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, इस फैक्ट के जानने के बाद ये जरूरी नहीं है कि मुझे ये भी पता हो कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। सो एक फैक्ट का नॉलेज होने का मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरे फैक्ट्स का भी नॉलेज पता चल जाएगा या नॉलेज हो जाएगा। दे आर डिस्क्रीट फैक्ट्स, दे आर आइसोलेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इनका आपस में रब्त नहीं है, इनका आपस में कनेक्शन नहीं है। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि दे आर सिंगुलर इन अकरेंस। सिंगुलर इन अकरेंस कि ये एक इनकी अपनी आइडेंटिटी है, हर फैक्ट की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इट इज नॉट लिंक्ड विद अदर फैक्ट्स। ये उससे मिलती जुलती बात है, लेकिन इसको एस्टेब्लिश करना इसलिए ज़रूरी है कि जब प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत सारे फैक्ट्स को जानना ज़रूरी है किसी एक चीज़ की प्रिडिक्शन के लिए, लेकिन अगर वो डिस्क्रीट फैक्ट्स हैं तो वो हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प नहीं करेंगे। दे आर डिस्क्रीट फैक्ट्स मीन्स दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, दे आर सिंगुलर इन अकरेंस, उनके साथ दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई नहीं हैं। फिर हम बात कर रहे थे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो थी वो ये, इज एक्वायर्ड सोली थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करते हैं, इज नॉट जस्ट विजुअल। ऑब्जर्वेशन आपकी आईज से भी हो सकती है। यू मे हियर समथिंग, यू मे लिसन टू समथिंग एंड यू मे एक्वायर दोज फैक्ट्स। सो ऑब्जर्वेशन जो का मतलब कम अज कम कतन ये नहीं है कि हम जो चीज देख रहे हैं दैट इज ऑब्जर्वेशन। दिस ऑब्जर्वेशन मीन्स साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करें तो उसमें शामिल होती है आपकी हियरिंग भी होती है, आपकी आइज का भी होता है उसमें ताल्लुक। तो ये जो है ऑब्जर्वेशन इज दैट ब्रॉड ऑब्जर्वेशन कि आप फैक्चुअल नॉलेज हासिल कर सकते हैं किसी से सुन के, किसी जगह पे पढ़ के, देख के, और या आप स्मेल करके भी आपको पता चल सकता है किसी चीज की स्मेल कैसी है। So that is again a factual knowledge. So facts actually have these 4 characteristics. Let's come to another content form, a very important content form, that is concept. हम usually बात करते हैं कि हम स्कूलों के अंदर concepts नहीं पढ़ा रहे होते, हम पढ़ा रहे होते हैं आमतौर पे facts। जब हम ये बात करें, हमारे लिए बहुत important है कि हम ये जाने कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। बेसिकली और सिंपली दे मे बी डिफाइंड एज कैटेगरी वर्ड्स which enable us to group many individual objects or ideas under a common label. For example, chair, desk, mammal, bird, verb, noun, mountain, friendship, democracy, love, they are all different concepts. कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, डिफरेंट फॉन्ट में लिखी हैं, फ्रेंडशिप, डेमोक्रेसी एंड लव। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दे आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर वेरी कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स। जब हम चेयर की बात करते हैं तो इस चेयर को अगर हम देखें तो इट हैज़ 2 आर्म्स। कुछ चेयर्स ऐसी भी हैं जिनका सिंगल आर्म है, कुछ चेयर्स हैं जिनकी कोई आर्म ही नहीं है। केन की चेयर हो सकती है, आपके पास सोफा सीट की चेयर हो सकती है, बहुत सारी उसकी फॉर्म्स हो सकती हैं, वुडन हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है, मेटेलिक हो सकती है, पर रहेगी तो वो चेयर। तो ये एक चेयर इज अ कॉन्सेप्ट। चेयर डजंट मीन दिस चेयर, इट इज नॉट अ फैक्ट। चेयर इज नॉट अ फैक्ट, रादर अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर हर तरह की चेयर जो है वो आ सकती है। जो कैटेगरी वर्ड मीन्स वर्ड विच इज यूज टू क्लासीफाई। सो दिस इज अम्ब्रेला टर्म। चेयर इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल द चेयर्स। इट इज अ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से डेस्क की बात करें, इट इज अ डेस्क। इस डेस्क और बहुत सारी किस्म के हो सकते हैं। ऑल दोज डेस्क कैन बी पुट अंडर द टर्म डेस्क। इसी तरीके से वर्ब्स, अब वर्ब्स के अंदर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, एक्शन वर्ड्स आ जाते हैं, वो सब के सब
वर्ब के अंडर आएंगे। वर्ब इज अ कॉन्सेप्ट। इसी तरह से नाउन। अब बाकी हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट concepts की. It is always difficult to understand these concepts which are abstract concepts. Democracy, love, friendship, they are all abstract concepts. हमने बात की कि concepts को हम define कैसे करें. So concepts may be defined as category words which enable us to group many individual objects or ideas under a common label. जब हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम आइडियाज को ग्रुप करते हैं। जब हम कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं। आगे देखते हैं कि इसके और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमन माइंड्स एक्चुअली डेवलप कॉन्सेप्ट्स, दे लर्न कॉन्सेप्ट एट नेचुरल लेवल. It is a very natural process. So learning concepts is a very very natural process. इसके लिए हमें टीचर्स की हेल्प की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन बहुत सिंपल सी जो चीज़ें हैं वो बच्चे बहुत बचपन से सीखनी शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैट एंड डॉग, they are different species and children learn that they are different. There are some dogs which are very small in size. There are certain cats which are quite big in size. अब बच्चा जो है वो साइज के ऊपर नहीं उसको आइडेंटिफाई कर रहा. कैट बड़ी भी होगी तो बच्चा उसको कैट ही कहेगा. डॉग बेशक बहुत छोटा सा होगा, बच्चा उसको डॉग ही कहेगा. क्यों? इसलिए कि बच्चे ने ये चीज़ लर्न की है कि कैट की एक सर्टन शक्ल है, उसका साइज के साथ ताल्लुक नहीं है, उसके अपने कुछ फीचर्स हैं जो कि साइज के अलावा भी हैं. सो अ चाइल्ड इज एबल टू आइडेंटिफाई बिटवीन अ डॉग एंड अ कैट. So we can say that learning concept is quite natural to all human beings. So अभी तक हमने बात की है कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन के ऊपर और कि इंसान कैसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते हैं. अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स के 5 essential components कौन से होते हैं. So all concepts have 5 essential components, and these components are that each concept has a name. Each concept has a definition. Each concept has characteristics. Each concept has examples. And then each concept has a place in hierarchy. So whenever we say that we are going to teach a certain concept to the children, we teachers need to ensure that all these 5 components are covered when we are teaching a certain concept to the children. अब हम बात करते हैं जनरलाइजेशन की. अभी तक हम वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज फॉर्म्स. हमने पहले बात की नॉलेज फॉर्म्स के अंदर प्रोसेस एंड कंटेंट. फिर हमने कंटेंट फॉर्म्स की बात की कि देयर आर 3 कंटेंट फॉर्म्स, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस. फैक्ट को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट concepts, and now we are going to talk about generalizations. How can we define a generalization? A generalization may be defined as an inferential statement that expresses a relationship between 2 or more concepts. It applies to more than one event and has a predictive and explanatory value. इसमें कुछ चीज़ें हैं which are very much important. The first is that it is an inferential statement. जब हम इन्फरेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि ये किसी चीज़ से अखज़ की हुई स्टेटमेंट है. ये कोई नतीजे के तौर पे निकाली गई स्टेटमेंट है जो कि 2 और मोर कॉन्सेप्ट्स के दरमियान में रिलेशनशिप वाज़े करती है. इट हैज़ अ प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड एक्सप्लेनेटरी वैल्यू. इसके ऊपर मज़ीद बात करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है कि पीपल हु स्मोक हैव अ हायर इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर देन दोज हु डू नॉट. मतलब ये कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको लंग कैंसर का ख़तरा ज़्यादा होता है निस्बतन उन लोगों के जो कि स्मोकिंग नहीं करते. इसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू है. प्रिडिक्टिव वैल्यू का क्या मतलब है कि ये प्रिडिक्ट कर रही है कि
ऐसा कोई भी शख्स जो कि स्मोक करता है। इसमें यह बात नहीं है कि ख़वातीन स्मोक करती हैं या मर्द स्मोक करते हैं या बूढ़े या बच्चे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ एप्लीकेबल टू everyone who is smoking. It is a generalization, a general statement, inferential statement कि ऐसा कोई भी इंसान जो कि स्मोकिंग करता है उसको लंग्स कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है निस्बतन उन लोगों के जो कि स्मोकिंग नहीं करते। इसमें कॉन्सेप्ट है लंग कैंसर का और स्मोकिंग का। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, स्मोकिंग एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कैंसर का। इन दोनों के दरमियान में एक लिंक है। इट इज एन इन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट विच एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप बिटवीन लंग कैंसर एंड स्मोकिंग। दूसरी तरफ जो हम प्रिडिक्टिव वैल्यू पे बात कर ली, और एक्सप्लेनेटरी वैल्यू का मतलब ये कि ये एक्सप्लेन करती है, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन हु इज स्मोकिंग। और प्रिडिक्शन इसकी ये है उसकी जान ज्यादा खतरे में है। So a generalization is an inferential statement that expresses relationship between two or more concepts. It does have predictory and explanatory value. अब हम एक और important चीज के ऊपर नजर डालते हैं, that is facts versus generalizations. आम तौर पे ये समझा जाता है कि facts और generalizations एक ही तरह के होते हैं। Do remember, facts and generalizations are very different things. Generalizations are basically relationship between concepts, while facts they are singular in occurrence. लेकिन कई दफ़ा में लोग confuse हो जाते हैं factual और generalization के knowledge के अंदर। अभी देख लेते हैं कि ये facts और generalizations किस तरीके से एक दूसरे से फ़र्क हैं। Number one difference, that generalizations are inferences that condense a large amount of data, while facts are singular in occurrence. For example, sunset occurs earlier every day between June 21 and December 21. It is a generalization. इसके अंदर पूरे 6 महीने का डेटा मौजूद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फैक्ट को, that sunset at 6 p.m. today is a fact. So generalization is definitely different from fact. और इनकी generalization contains enough amount of data, rich amount of data, और facts जो हैं वो singular होते हैं। The next one, facts have past or present orientation, but generalizations are statements about general trends or patterns. इसकी हम बात करते हैं, facts जो होते हैं जिसे कि हमने पहले कहा इसकी present या past orientation है। ये पाकिस्तान 1947 में बना। पाकिस्तान के अब in 2011 Pakistan has 5 provinces. In 2008 Pakistan had 4 provinces. In NWFP का नाम आज खैबर पख्तूनख्वा है, 2008 में ये नाम नहीं था। So इनकी present orientation है या past orientation है, जबकि generalizations are statements about general trends or patterns. The last one, generalizations have predictive value, but facts do not have predictive value. So these are the differences between generalizations and facts. अब बात करते हैं कि फैक्ट से जनरलाइजेशन की तरफ कंटेंट का सफ़र कैसा होता है। Being teachers, we need to take students from factual knowledge to generalizations. उसकी रीज़न क्या है? Factual knowledge is very simple knowledge, and in Bloom's taxonomy, factual knowledge comes at the lowest level of learning. हम जैसे जैसे लर्निंग में कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं, we need to take our students to generalizations. Rather, we need to ask our children to make generalizations. हम उनको कुछ भी काम करवाएं, हम उनको इस तरह का environment provide करें कि they should be able to come up with generalizations. ये हम कैसे कर सकते हैं? इसका बहुत आसान तरीका ये है कि बच्चे जब कुछ कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, आस्क देम टू
see the relationship between different concepts. For example, if you are a science teacher, you are teaching students the important factors which affect growth of a plant, और उसमें एक आपने कह दिया कि बच्चों ने खुद से एक्सप्लोर किया कि लाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ, और आपने स्टूडेंट्स ने खुद से सीखा कि वाटर इज इम्पॉर्टेंट in plant growth, कि plants need water to grow, plants need light to grow, plants need appropriate nutrients to grow. ये तीनों different concepts हैं, ये तीनों different actually generalizations भी हैं. जब बच्चों ने ये तीनों चीज़ें सीख ली, आप उनसे कहें कि अब वो एक generalization बनाएं, वो एक predict करें कि what do plants need to grow. उसके अंदर मे बी बच्चे खुद से आपको ये बताएं कि plants need light, water, essential nutrients to grow. So we need to take our children from factual to conceptual knowledge and from conceptual to generalizations. So we have actually identified 3 major content forms. These 3 major content forms are facts, concepts, and generalizations. All these 3 forms have their own importance, and generalizations are much complex as compared to facts. Concepts are in between. We have seen what are different characteristics of facts. They are 4, they are singular, they have past or present orientation, they can be learned through observation, and they do not have any predictive value. Concepts की हमने बात की, उसके हमने 5 essential components को देखा, जिसमें शामिल है that each concept has a name, a definition, characteristics, example and a place in hierarchy. फिर हमने generalizations की बात की, और उसके अंदर हमने ये establish किया कि generalizations are inferential statements which express relationship between 2 or more concepts. और उसके अंदर हमने ये भी कहा कि generalizations have predictive and explanatory value. So these are different forms of